नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन अध्याय का तीसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के भौतिक गुण क्या होते हैं, जिसके बाद हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि भौतिक गुण क्या होते हैं। दोस्तों, शुद्ध अवस्था में एल्कील हैलाइड रंगहीन यौगिक होते हैं, परंतु ब्रोमाइड तथा आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर ये रंगीन हो जाते हैं। अनेक वाष्पशील हैलोजन यौगिक सुगंधमय होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है। दोस्तों, अणु भार बढ़ने के साथ साथ गलनांक तथा क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, क्वथनांक का बढ़ताकरण कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। दोस्तों, समावयवी हैलाइड में वे हैलाइड जो जितना ज्यादा शाखित होते हैं उनका क्वथनांक उतना ही कम होता है, क्योंकि अधिक शाखित होने पर अणु गोलीय रूप ग्रहण कर लेते हैं। गोलीय रूप का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने पर अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है, जिससे उसका क्वथनांक भी कम हो जाता है। दोस्तों, ऑर्थो, मेटा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में से पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक सबसे अधिक होता है, क्योंकि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन सम्मिलित अणु है, जिससे क्रिस्टल जालक में इसके अणु अच्छी तरह से समायोजित हो जाते हैं, अतः गलनांक अधिक हो जाता है। दूसरा है घनत्व। दोस्तों, हाइड्रोकार्बनों में ब्रोमो, आयोडो तथा पॉलीक्लोरो व्युत्पत्त जल की तुलना में भारी होते हैं। अणुभार बढ़ने के साथ साथ घनत्व बढ़ते जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, कार्बन परमाणुओं की संख्या हैलोजन परमाणुओं की संख्या तथा हैलोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने से घनत्व बढ़ता जाता है। तीसरा है विलेयता। दोस्तों, एल्केन हैलाइड जल में विलेय होते हैं। हेलो एल्केन को जल में घोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे कि हेलो एल्केन के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण को जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध को तोड़ा जा सके। ये जल के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते हैं। इनके अणुओं में इतनी सामर्थ्य नहीं होता है कि ये जल के अणुओं के मध्य बनने वाले हाइड्रोजन आबंध को तोड़ सके। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, हेलो एल्केनों की अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है नाभिकरागी प्रतिस्थापना, दूसरा है निराकरण अभिक्रियाएं तथा तीसरा है धातुओं के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाभिकरागी प्रतिस्थापना अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं। दोस्तों, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में नाभिकरागी उस हेलो एल्केन से अभिक्रिया करता है जिसमें हैलोजन परमाणु से आबंधित कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश होता है, तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है जिसमें हैलाइड आयन निकल जाता है तथा उसे अवशिष्ट समूह कहते हैं। दोस्तों, क्योंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाभिकरागी के द्वारा उत्पन्न होती है तो इसे नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ये उदाहरण नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का है। दोस्तों, साइनाइड तथा नाइट्रेट जैसे समूहों में दो नाभिकरागी केंद्र होते हैं तथा इन्हें उपधंती नाभिकरागी कहा जाता है। दोस्तों, नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दो भिन्न क्रिया विधियों द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसमें पहला है SN1, जिसे हम एकाणुक नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, तथा दूसरा है SN2, जिसे द्विआणुक
नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं कि ये होती क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि SN1 अभिक्रिया क्या होती है। जब तृतीय ब्यूटाइल हैलाइड की क्रिया जलीय KOH से की जाती है तो त्रियक ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है, जो कि हमें एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये क्रिया दो पदों में संपन्न होती है। पहले चरण में मध्यवर्ती कार्बोकैटायन या एक ब्रोमाइड आयन बनता है। ये पद धीमी पद से मध्यवर्ती कार्बोकैटायन पर OH प्रहार करता है। यह पद तेज गति से होता है। धीमे चरण में क्रियाकारक का एक अणु भाग लेता है, अतः ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है। ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में यह क्रिया तेजी गति से होती है। SN1 अभिक्रिया का वेग कार्बोकैटायन का स्थायित्व पर निर्भर करता है। तृतीय ब्यूटाइल क्लोराइड में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, जो कि 2 डिग्री तथा 1 डिग्री कार्बोकैटायन से अधिक स्थायी होता है। अतः 3 डिग्री हैलाइड में SN1 अभिक्रिया तेज गति से होती है। अतः SN1 गति अभिक्रिया में वेग का घटता क्रम कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये उदाहरण SN1 अभिक्रिया को दर्शाता है। दोस्तों, इस अभिक्रिया में रश्मीकरण होता है। दूसरा है SN2 अभिक्रिया, जिसे हम द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें जब मेथाइल हैलाइड की क्रिया जलीय KOH से की जाती है तो मेथाइल अल्कोहल बनता है, जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। दोस्तों, ये क्रिया एक ही चरण में होती है। इस क्रिया में आने वाले नाभिक स्नेही जाने वाले नाभिक स्नेह के पीछे 180 डिग्री के कोण पर प्रहार करता है, जिसमें मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है। ये अत्यंत अस्थायी होता है। दुर्बल नाभिक रागी इसमें से हट जाते हैं। दोस्तों, यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि क्रियाकारक में 2 अणु भाग लेते हैं। यह क्रिया अध्रुवीय विलायकों में तेज गति से होती है। इस क्रिया विधि में अणु के विन्यास का प्रतिपन्न हो जाता है। दोस्तों, इसमें 3 डिग्री हैलाइड में SN2 अभिक्रिया सबसे धीमे वेग से होती है, क्योंकि 3 डिग्री हैलाइड में 3 एल्काइल समूह के कारण नाभिक स्नेही को पीछे से प्रहार करने में अधिक द्रव्यम बाधा का सामना करना पड़ता है। अतः SN2 अभिक्रिया के वेग का घटता क्रम कुछ इस प्रकार से होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए जो हमारे पास त्रिविम रासायनिक पहलू हैं, उसके लिए हमें कुछ मूलभूत त्रिविम रासायनिक सिद्धांतों तथा प्रतीकों को सीखना पड़ता है, जो कि हैं ध्रुवण, गुणकता, कारलता, धारक, प्रतिलोमन तथा रश्मीकरण इत्यादि। अब हम एक एक करके इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ध्रुवण गुणकता क्या होती है। दोस्तों, वे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी विशेष दिशा में घुमा देते हैं, उन्हें ध्रुवण गुणकता यौगिक कहते हैं। दोस्तों, यदि वह पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है तो उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहते हैं। इसे D या जमा चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। जबकि यदि वे समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देते हैं तो उसे हम वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहते हैं। इसे
L या ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के धनात्मक तथा ऋणात्मक समयावयवी को ध्रुवण समयावयवी कहते हैं तथा इस परिघटना को ध्रुवण समावयवता कहते हैं। दूसरा है आणविक असीमियता, कायरलता एवं प्रतिबिंब रूप। दोस्तों, वे कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह से जुड़ी हों उसे त्रिविम केंद्र या असीमित कार्बन परमाणु कहा जाता है। आगे है प्रतिबिंब रूपी। वे यौगिक जिनके अणु सूत्र, संरचना सूत्र, भौतिक व रासायनिक गुण समान हो तो परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग अलग हो तो उन्हें प्रतिबिंब रूपी कहा जाता है। दोस्तों, वे रूप जो समतल को दाईं और घुमा देते हैं उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहा जाता है, जबकि यदि वे समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देते हैं तो उसे हम वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहते हैं। दोस्तों, वे अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं उन्हें कायरल अणु कहते हैं। ये ध्रुवण घूर्णक होते हैं। इसमें असीमित कार्बन परमाणु होता है जिसे कायरल केंद्र कहा जाता है। और वे कायरल अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती हैं उन्हें हम एकायरल कहते हैं। आगे है रेशमिक मिश्रण। दोस्तों, वे मिश्रण जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी तल में नहीं घुमाता है उसे रेशमिक मिश्रण कहा जाता है। इसे U या ऋणात्मक धनात्मक चिन्ह लगातार से व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, 50% D फॉर्म तथा 50% N फॉर्म को मिलाने से रेशमिक मिश्रण बनता है। ये ध्रुवण अघूर्णक होता है, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता है, क्योंकि इसमें D व N फॉर्म के घूर्णक कोण के मान समान होते हैं, परंतु चिन्ह में एक दूसरे से विपरीत होते हैं। अतः ये एक दूसरे को ध्रुवण घूर्णकता को नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, जब असीमित कार्बन से जुड़ा कोई बंध टूटता है तो असीमित कार्बन परमाणु पर किसी अभिक्रिया के 3 प्रकार के परिणाम होते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप केवल क को देखें तो हम इसे विन्यास का धारण कहते हैं। यदि आप ख यौगिक को देखें तो इसे विन्यास का प्रतिलोमन कहा जाता है। यदि दोनों यौगिकों क तथा ख का मिश्रण 50-50 अनुपात में प्राप्त होता है तो इस प्रक्रिया को हम रेशमीकरण कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने हेलोएल्केन तथा हेलोएरीन की भौतिक गुणों के बारे में समझा, जिसके बाद हमने हेलोएल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जाना। दोस्तों, अगली वीडियो में हम हेलोएल्केन की निराकरण अभिक्रिया तथा धातुओं के साथ अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम देखेंगे कि हेलोएरीन्स की अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।